नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 13 जनवरी 2026 को हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में निकलने वाली जन आक्रोश रैली में कौन कौन शामिल होगा। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजस्थान की राजनीति अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सरकार के फैसले विधानसभा में नहीं बल्कि सड़क पर तय होंगे, और क्या प्रशासनिक निर्णय अब फाइलों में नहीं बल्कि भीड़ की ताकत से बदले जाएंगे, और क्या सवाल जिला पुनर्गठन जैसे संवेदनशील और दूरगामी फैसले तक तर्क, तथ्य और प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव और संगठित विरोध के शोर में लिए और बदले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जन आक्रोश रैली की चर्चा पूरे पश्चिमी राजस्थान में हो रही है, वह केवल एक रैली नहीं, वह एक संदेश है और वह एक चेतावनी है, वह एक शक्ति प्रदर्शन है। और उस शक्ति प्रदर्शन के पीछे की राजनीति को समझना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा राजस्थान में लागू की गई। सरकार का दावा है कि यह फैसला प्रशासनिक सुविधा, बेहतर शासन और विकास की गति और नए जिलों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है और इसी दृष्टि से लिया गया। सरकार ये भी कहती है कि नए जिले बनने से आम आदमी को कलेक्टर, एसपी और अन्य कार्यालयों तक पहुंच आसान होगी। लेकिन जैसे ही इस प्रक्रिया में धुरीवना को बालोतरा में शामिल किया गया, वैसे ही पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और 6 बार के विधायक हेमाराम चौधरी धरने पर बैठ गए। उनके साथ हरीश चौधरी जैसे बड़े नेता खड़े हो गए और देखते ही देखते ये धरना एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसे अब जन आक्रोश का नाम दिया जा रहा है। यानी 13 जनवरी 2026 को जन आक्रोश की एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि जिस आक्रोश को जनता का बताया जा रहा है, उसी जनता की भागीदारी को लेकर खुद आंदोलन से जुड़े सूत्र मानते हैं कि धोरीवना के स्थानीय लोग इस रैली में 10% भी नहीं होंगे। तो फिर यह जन आक्रोश किसका है? क्या यह धोरीवना का आक्रोश है या फिर उन राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का आक्रोश है जो सरकार के इस फैसले से असहज, असहमत है? क्योंकि अगर हम इस रैली में शामिल होने वाले लोगों की सूची देखें तो उसमें पश्चिमी राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक यानी आरएलपी के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सरहदी सीमा से जुड़े हुए मुस्लिम तबके से जुड़े अनेक लोग शामिल बताए जा रहे हैं। यानी एक प्रशासनिक फैसले के विरोध को एक बहुदलीय और बहुसामाजिक मंच में बदला जा रहा है। और यहीं से वह बिंदु स्टार्ट हो जाता है जहां ये आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बन जाता है। क्योंकि यहाँ हर कार्यकर्ता को बाकायदा एक टास्क दिया जा रहा है, किसे कितनी भीड़ लानी है और किसे कितने गांव कवर करनी है, किसे कितनी गाड़ियाँ जुटानी है, किसे झंडे लाना है और किसे कितने लोगों को फ़ोन करना है। यानी ये जन आक्रोश स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि योजनाबद्ध है। और जब किसी भी आंदोलन में टारगेट और टास्क और रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है तो सवाल उठता है कि वह आंदोलन जनता का है या रणनीति का। या इसी रणनीति के तहत ये संभावना भी जताई जा रही है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या सचिन पायलट में से कोई एक इस रैली में शामिल हो सकते हैं। यानी जिस रैली के अंदर ये पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, ये बैनर छपवाए जा रहे हैं और ये एक रिंगटोन के माध्यम से ये सूचना फैलाई जा रही है, फिर वो रैली नहीं है, फिर वो एक रणनीति का हिस्सा है। और अगर डोटासरा या पायलट में से कोई एक शामिल हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत होगा कि ये आंदोलन अब केवल धुरीवना या बालोतरा तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे राज्य स्तरीय राजनीतिक संघर्ष में बदल दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन सरहदी इलाकों के लोगों का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, वे इस रैली में क्यों शामिल होंगे? क्या इसलिए कि जिला पुनर्गठन ने उन्हें भी प्रभावित किया है या फिर इसलिए कि राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को एक ऐसा मंच बना दिया है जहां हर असंतोष, हर नाराज़गी, हर विरोध को एक साथ लाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके?
और यही कारण है कि इस विशाल प्रदर्शन को लेकर के बड़े स्तर पर गोपनीय तरीके से रायशुमारी बैठकें की जा रही है। नेताओं और संगठनों के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है, संख्या गिनी जा रही है, गाड़ियों की कितनी संख्या होगी ये भी बताई जा रही है, रूट तय किए जा रहे हैं, ताकि 13 जनवरी को एक ऐसा दृश्य रचा जा सके जिसमें सरकार एक तरफ खड़ी दिखे और दूसरी तरफ कई दलों और कई वर्गों की भीड़। और इसी क्रम में आज धरना स्थल पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी पहुंचे और कांग्रेस नेता आज़ाद सिंह राठौड़ की मौजूदगी ये साफ कर देती है कि आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक मंच पर आ चुका है। लेकिन इसी राजस्थान में, इसी पश्चिमी राजस्थान में, इसी सीमावर्ती क्षेत्र में एक और घटना ने हालात को और ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। जैसलमेर के पोखरण के पास स्थित केलावा गांव में गोवंश को वाहन से घसीटकर मारने की घटना सामने आती है। बूचड़खाना मिलने की खबर फैलती है और देखते ही देखते पूरे इलाके में गुस्से की आग फैल जाती है। शुक्रवार सुबह हिंदू संगठनों ने गोवंश हत्या को लेकर कड़ा विरोध जताया। सड़कों पर नारे लगे, प्रशासन पर सवाल उठे। नगर पालिका पोखरण ने शहर में बिना लाइसेंस चल रही 19 मीट की दुकानों को सीज कर दिया जो इस गोवंश से संबंधित थी। गो रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले सीमा जन कल्याण समिति कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। सर्व समाज के लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लेकर के इस घटना की कड़ी निंदा की और शनिवार को पोखरण बंद रखने का निर्णय लिया गया, यानी आज के दिन। और एक तरफ जिला पुनर्गठन को लेकर के राजनीतिक उबाल है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरी तरफ गोवंश हत्या को लेकर सामाजिक और धार्मिक आक्रोश है। और इन दोनों के बीच प्रशासन और सरकार की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि बूचड़खाना मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों गफार खान, मुराद अली और बरकत अली को गिरफ्तार भी किया है। और फिर उनके घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ये आज की खबर है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे भी चल रही है। और ये बुलडोज़र सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं चला है, यह एक संदेश भी था, शक्ति का संदेश, कानून का संदेश। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसी घटनाएं अचानक होती हैं या फिर इनके पीछे लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही भी होती हैं। क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी कमज़ोर थी? क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी? और क्या बुलडोज़र चलाने से समाज में फैला गुस्सा और अविश्वास खत्म हो जाता है, या फिर ये केवल तात्कालिक कार्रवाई बन करके रह जाता है? और इन सब के बीच ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है, या फिर कार्रवाई केवल तब तक होती है जब मामला सड़क पर आ ही जाता है। और इन सब राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच एक और तस्वीर सामने आती है। यह तस्वीर जोधपुर से खबर के रूप में सामने आ रही है। जोधपुर में प्राइवेट यानी कि गैर सरकारी विद्यालयों का नववर्ष स्नेह मिलन एवं शैक्षिक सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है 11 जनवरी 2026 को अमारा रिसोर्ट में, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और राज्य मंत्री के विश्नोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। और वह निजी स्कूलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उनकी समस्या और शिक्षा की गुणवत्ता, नियमों और चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर बेहतरीन चर्चा होगी। यानी एक तरफ सड़कों पर आंदोलन है, नारे हैं, राजस्थान के अंदर विरोध है, जयपुर के अंदर जिस तरीके से जो अनियंत्रित कार ने जिन जिन लोगों को बहरेमी से कुचला है, एक ये घटना है। कई जगह विरोध भी है, कई जगह बंद भी है। पोखरण के अंदर जिस तरीके से गोवंश को लेकर के बुलडोजर की राजनीति है, तो दूसरी तरफ सभागारों में शिक्षा है, नीति है और भविष्य को लेकर संवाद भी है। और यही विरोधाभास आज के राजस्थान को परिभाषित करता है, जहाँ एक ही समय में सत्ता के खिलाफ जन आक्रोश खड़ा किया जा रहा है, कानून व्यवस्था के सवाल उठ रही हैं, धार्मिक भावनाएं आहत होने की घटनाएं सामने आ रही हैं और शिक्षा और विकास की योजनाओं पर भी चर्चा हो रही है। और अंत में सवाल यही है जो हर लोकतंत्र में पूछा जाना चाहिए कि क्या जन आक्रोश रैलियां अब सरकार को झुकाने का सबसे प्रभावी हथियार बन चुकी है? क्या प्रशासनिक फैसले अब फाइलों से ज़्यादा सड़कों पर तय होंगे? और क्या स्थानीय मुद्दों को जानबूझ करके राज्य स्तरीय राजनीतिक संघर्षों में बदला जा रहा है?
और क्या जानबूझ करके जयपुर से लेकर के देश और दुनिया के अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को बुलाने का एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है? और क्या राजनीति अब समाधान नहीं बल्कि टकराव का रास्ता चुन चुकी है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस शोर, इस भीड़, इस आंदोलन और इस राजनीति के बीच आम जनता का असली हित कहीं खो तो नहीं रहा? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन जब विरोध सत्ता का संघर्ष औजार बन जाए और सवालों का जवाब भीड़ के शोर में दब जाए तो फिर लोकतंत्र कमज़ोर होता है और व्यवस्था पर भरोसा टूटता है और समाज विभाजन की ओर बढ़ता है। और आज राजस्थान की राजनीति ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है या उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती हैं जहां हर फैसला, हर आंदोलन और हर कार्रवाई आने वाले समय की दिशा तय करने वाला होता है। अब देखने वाली बात होगी कि जन आक्रोश रैली में कौन लोग शिरकत करते हैं, किस तबके से जुड़े हुए लोग हैं और किस सरहदी सीमा से आते हैं, या फिर केवल और केवल मांगता और धोरिमना के लोग ही सम्मिलित रहेंगे, या फिर कोई और भी लोग इस रैली के अंदर आकर के एक नई गर्जना पैदा करेंगे। सरकार क्या डिसीजन लेने वाली है इस रैली को लेकर के और विपक्ष क्या डिसीजन लेने वाला है? रेड प्लस न्यूज़ लगातार आपको इस खबरों के माध्यम से विशेष प्रकार के विश्लेषण करके आपको बता रही हैं, समझाने की भी कोशिश कर रही हैं कि इस रैली का आखिरकार सार क्या है। 13 जनवरी को रेड प्लस न्यूज़ की विशेष नज़रें भी रहेगी। आप रेड प्लस न्यूज़ को देखते रहिएगा, निष्पक्ष है और निर्विवाद है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो फॉलो ज़रूर करें, देश और दुनिया तक ज़रूर पहुँचाइएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।